जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ यानी ईओ एओ के बारे में, जिसकी नोटिफिकेशन रिसेंटली आउट हुई है। तो अभी इस पे हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन उनमें पूछे गए हैं और कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा कि कौन एलिजिबल है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए और इसके अलावा सिंपल आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो डेफिनेटली यू कैन अपीयर। और इसमें कुछ बातें अगर आप समझ लें तो बहुत आसान होगा। देखिए, 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, पहला फेज़ और दूसरा। पहला जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन एग्ज़ाम है जो कि पेन एंड पेपर बेस्ड है, जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, इसे हम रिक्रूटमेंट टेस्ट कहते हैं। और जो सेकेंड फेज़ है वो इंटरव्यू का है ना। अब फेज़ 1 की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये, जिसमें 2 घंटे में आपको 300 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करना होता है और इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, ये आप देखो, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है मेरे पास मोस्ट रिसेंट पेपर की, जिसमें 120 सवाल हैं। तो ये प्रोसेस आप समझ गए होगा ओवरऑल कि 2 घंटे टाइम मिलेगा, 300 मार्क्स होने हैं, 120 सवाल रहेंगे। अब इनमें कुछ बातें और भी हैं, जैसे अच्छा हाँ, मोड मैंने बता दिया, ऑफलाइन है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, तो बहुत ध्यान से आपको मार्क करना है। तो 2023 में जो लास्ट पेपर हुआ था उस टाइम इसकी जो कट ऑफ थी यूआर की ईओ के पोस्ट में वो 138 थी, देन एपीएफसी के पोस्ट में 178 थी। अब देखिए, थोड़ा सिलेबस अगर हम समझें तो जो ईओ एओ का सिलेबस है, कुछ सब्जेक्ट तो बिल्कुल कॉमन है, जैसे इंग्लिश हो गई, पॉलिटी वगैरह, बट कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं एपीएफसी में, जैसे हिस्ट्री में खास तौर से कल्चर वाला जो पार्ट है, हेरिटेज वाला पार्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और स्टैटिस्टिक, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो एपीएफसी में कवर करने हैं। और बाकी ईओ के सिलेबस में आप देखो तो इसमें इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूछा जाएगा, करंट इवेंट्स हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ है, और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग और मैथ्स वगैरह भी हैं। बट जो लेवल है इंग्लिश का और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, उनका लेवल बहुत टफ नहीं है, डुएबल है, तो उनको ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप ये जीएस के क्वेश्चंस देख लीजिए ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए। जैसे ये क्वेश्चन था कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, या पहले वीडियो पोस्ट करके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। देखिए, कह रहे हैं जो डेट चार्जेस हैं फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइबल। दूसरा ये कि जो एम्बुलमेंट्स और जो एलोवेंसेज हैं प्रेजेंट और अदर एक्सपेंडिचर के रिलेटिंग टू हीज और हर ऑफिस। तीसरा जो सैलरीज, एलोवेंसेज और जो पेंशन है पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और चौथा जो सैलरीज और एलोवेंसेज हैं चेयरमैन के और डिप्टी चेयरमैन के ऑफ राज्यसभा एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखिए, ये साफ तौर से आपके आर्टिकल 112 यानी बेयर एक्ट के हमारे 112 से लिया गया है और इसमें इन्होंने बताया है कि द डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइबल, ये आप पढ़िए, डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइबल, सैलरीज, एलोवेंसेज एंड पेंशन पेएबल टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फेडरल कोर्ट। तो ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ से लिफ्टेड हैं, सो आंसर इज ऑप्शन बी 1, 2, 3 एंड 4। देन ये जो चौथा कह रहा है सैलरीज एंड एलोवेंसेज ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, तो ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। ये देखिए, सैलरीज एंड एलोवेंसेज ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। तो कुल मिला करके हमें क्या यहाँ से लर्निंग लेनी है कि बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट है। तो समग्र कोर्स में बेयर एक्ट बहुत ही थोरोली कवर्ड है। इसमें 2 जो वीडियोस हैं वो कॉन्सेप्ट्स के हैं जब मैंने याद करवाया बेयर एक्ट को, और जो एक वीडियो पूरे पीवाईक्यूज़ की है। बहुत सारे पीवाईक्यूज़ हमने कवर किया आर्टिकल के ऊपर, जिससे याद रखने में आसानी होगी। दूसरा देखिए, इन्होंने पूछा पॉपुलेशन चेंज किसी एरिया में एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। दूसरा ये कि जो पॉपुलेशन चेंज है किसी एरिया में, ये कोई इंडिकेटर नहीं है सोशल अपलिफ्टमेंट का। तो 12th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, वहाँ देखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स का चेंज हो, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का चेंज हो सकता है। देन ये बता रहे हैं कि जो पॉपुलेशन चेंज है किसी एरिया में, ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशल अपलिफ्टमेंट का, हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड का। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी है, सोशल अपलिफ्टमेंट का भी, बट यहाँ इन्होंने कहा सोशल अपलिफ्टमेंट का नहीं है। सेकेंड हो गया, गलत आंसर आ गया, ऑप्शन ए 1 ओनली। तो आप समझ पा रहे हैं एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं, और एनसीईआरटी बहुत ही थोरोली कवर्ड है हमारे बैच में, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ किए हैं। अगला देखिए, थंगन कमेटी के बारे में इन्होंने पूछा, तो ये आप जो भी सोर्स फॉलो करोगे वहाँ पे ये डेफिनेटली कवर्ड होता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करता है, और 3 ईयर का टर्म नहीं होता, 5 ईयर का टर्म होता है ना। सो आंसर इज ऑप्शन ए। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया था कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने का काम करती है। देन रेवेन्यू बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये सभी पढ़ते हैं ये पॉलिटी में, ऐसे क्वेश्चन भी हैं। देन ये कह रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटेड बाय फायर। तो याद होगा आपको, हाल ही में मैंने एक वीडियो कवर की थी जो बैच की थी, बट मैंने यूट्यूब पर भी डाली थी फॉर डेमो पर्पस, इकोनॉमिक्स की। उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि कैपिटल रिसीट क्या होता है। जैसे आप जिसे बार बार आप क्लेम ना करो, एक ही बार करो यूजुअली, तो इंश्योरेंस आप बार बार तो क्लेम नहीं करोगे, है ना। तो इसलिए आंसर क्या है, कैपिटल रिसीट विद रीजन विद लॉजिक। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, तो बहुत लोगों को तो याद भी होगा, बहुत ईजिली आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ, एक बात और, जो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आप देखिए, हमने इन्हें पहले ही कवर कर लिया है। हाँ, ये देखिए एपीएफसी के क्वेश्चन हमारे बैच में इंक्लूडेड हैं, आईईएस के भी हैं, एसओएलडीसी के हैं। तो वेरियस पेपर्स हम कवर करते हैं इसी वजह से। आप देखो ईपीएफओ का पुराने पेपर भी कवर्ड है ना। मिनिस्ट्री ऑफ जितने भी क्वेश्चन है आप देखो, ईपीएफओ के बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ है, मतलब क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और ख़ास तौर से इन टॉपिक से। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि क्या पढ़ना है और कहाँ से आप सोर्सेज रेफ़र करेंगे। देन और भी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जैसे ये इन्होंने पूछा महाजनपद के बारे में, तो महाजनपद मगध के बारे में खास तौर से कि मगध कैसे पावरफुल बनता है। तो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव रीजन था, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमने कई बार कवर किए हैं मगध के ऊपर। महाजनपद के ऊपर तो 25-30 क्वेश्चन हमने अलग से कवर किए हैं। फिर एलोरा टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा के बारे में इन्होंने पूछा, तो इन्होंने कहा है कि ये सुपर स्ट्रक्चर जो है वो नागर स्टाइल का है। अब ये तो साउथ इंडिया में, तो नागर स्टाइल कैसे हो सकता है, तो हम समझ सकते हैं साफ तौर से कि द्रविड़ स्टाइल का होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉजिकल हैं, डुएबल हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन वगैरह, जो जीएस से थोड़े अलग हैं, उन सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा, आप उन्हें कैसे कवर करोगे। और अभी फिलहाल मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि जो क्वेश्चन हमारे जीएस वाले हैं, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह के, वो हमारे डुएबल हैं और वो पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से डुएबल हैं। तो आप इन्हीं सोर्सेज को लेकर चलें। और मुझे ये भी बताना था कि समग्र बैच में भी काफ़ी ईजिली कवर्ड है ये चीज़ें, आप आसानी से इन्हें प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट आता है कि क्या ये बैच जो है सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए, तो ऐसा नहीं है, ये एक होलिस्टिक बैच है। बाकी सभी पेपर में भी बहुत अच्छे से आप इन पीवाईक्यूज़ को, इन कंटेंट को, एनसीईआरटीज़ को और बाकी जो सोर्सेज हमने कवर किए हैं उसके यूटिलाइज करके बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। अच्छा हाँ, बहुत ये समग्र बैच की प्रोसेस क्या है, तो देखिए ये हमारा नंबर है, इसमें आप डिटेल लेकर कंप्लीट डिटेल्स के थ्रू इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।